जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे है, तो आज आपको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। हैप्पी रिपब्लिक डे। तो चलिए आज हम अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोशिका। ठीक है, कोशिका का अध्ययन करने से पहले हम आपको कोशिका के बारे में कुछ बता दें। जैसे कि कोशिका जो है वो हमारे शरीर की मौलिक इकाई है। कुछ लोगों को लगता है कि कोशिका हमारे शरीर का मौलिक अंग है। अगर ऐसा लगता है तो ये गलत है। ठीक है, कोशिका हमारे शरीर का मौलिक अंग नहीं है, कोशिका हमारे शरीर की मौलिक इकाई है, यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे कि आप जब कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए आप सबसे पहले ईंट लाते हैं और जब एक एक ईंट को जोड़ते हैं तो एक दीवार बनती है। ठीक है, तो केवल ईंट के जोड़ने से दीवार थोड़ी ना बनती है, उसको और भी तो सामान उसमें चाहिए होता है, जैसे सीमेंट, गिट्टी, मोरम, बालू वगैरह। तो उसी प्रकार से जब वो सब मिला के आप क्या बनाते हैं, एक दीवार बनाते हैं। तो ईंट पर ईंट रखेंगे तो दीवार बन जाएगी। ठीक है, फिर जब एक दो तीन चार चारों तरफ से जब एक एक दीवार बन जाती है, जब चार दीवारों का समूह बन जाता है तो वो कहलाता है कमरा। क्या कहलाता है? कमरा। और जब चार पांच घर में कमरे बन जाते हैं तो वो कहलाता है घर। इस प्रकार से आप घर बना लेते हैं। मतलब पहले ईंट के ऊपर ईंट तो दीवार, फिर दीवार, चार पांच दीवारों से कमरा, फिर चार पांच कमरों का समूह घर। उसी प्रकार जो हमारे शरीर की मौलिक इकाई है, जो कि हमारे शरीर की नींव डालती है, वो है कोशिका। ठीक है, और जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में एक समूह बना लेती हैं तो वो कहलाता है ऊतक। और फिर जब ऊतक समूह बना लेते हैं तो वो अंग का निर्माण करते हैं, जैसे कि हाथ, पैर, नाक, कान, आंख, मुंह। फिर जब अंग बन जाते हैं तो वो कहलाता है शरीर। इतनी बात आप समझ गए कि कोशिका हमारे जीवन की मौलिक इकाई कैसे हुई, हमारे शरीर के निर्माण में कैसे भूमिका निभाती है। तो वो आप उदाहरण आप मकान का ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अध्ययन करेंगे कि कोशिका के बारे में। तो कोशिका जो है उसे इंग्लिश में सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। और इसका जो टेक्निकल नाम होता है यानी कि साइंटिफिक जो नाम होता है वो होता है साइटो। और जब इसका साइको नहीं, साइको में से पागल होता है, साइटो। और जब इसका टेक्निकल नाम होता है साइटो, तो इसका जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी यानी कि कोशिकीय विज्ञान। ठीक है, अगर बात करें कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो की थी वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन उन्होंने एक मरी हुई कोशिका की खोज की थी। किसकी की थी? मरी हुई कोशिका की खोज की थी। अब ये बात अलग है कि मरी हुई की कोशिका की खोज की या जीवित कोशिका की खोज की, बट खोज तो की। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, और एक मरी हुई कोशिका की खोज की थी। उसके बाद में अगर बात करें कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो एंटोनी वान लीवनहॉक ने की थी। किसने की थी? एंटोनी वान लीवनहॉक ने एक जीवित कोशिका की खोज की। और उसके बाद दो महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्लाइडन एवं स्वान। क्या नाम था? स्लाइडन एवं स्वान। इन्होंने कोशिकीय विज्ञान का सिद्धांत दिया था, यानी कि साइटोलॉजी का सिद्धांत दिया था, जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब कोशिकाएं ये देख लेते हैं कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका अलग होती है, यूकैरियोटिक अलग होती है। हम लोग और जंतु और पादप यूकैरियोटिक में आते हैं। अगर आपको याद रखना है कि कैसे याद रखें कि हम यूकैरियोटिक में आते हैं या प्रोकैरियोटिक में, तो आप यू से याद रखिए। इंग्लिश में तुमको क्या बोलते हैं? यू। यू बोलते हैं ना, ये यू, खड़े हो जाओ। ठीक है, तो यू से याद रखना है कि हम लोग यूकैरियोटिक में आते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं आते हैं। लेकिन इनमें अंतर क्या होता है, कौन सी बड़ी या कौन सी छोटी हो, ये हम आपको अभी बताएंगे। अभी आप इतना समझिए कि दो कोशिकाएं और होती हैं, जैसे एक लंबी हो गई, एक छोटी हो गई, एक बड़ी हो गई। तो चलिए इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, पूरे दुनिया की, ठीक, ऑल ऑफ वर्ल्ड, तो वो होती है माइकोप्लाज्मा की। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। और वहीं अगर जस्ट विपरीत उसका अध्ययन करें कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो आपने देखा होगा शुतुरमुर्ग जो पक्षी होता है, तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी कोशिका दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम बात करेंगे अपने शरीर की, यानी कि मानव के शरीर में सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हमारे शरीर में सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो होती है पुरुष के शुक्राणु। पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं वो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है। उसके बाद में बात करेंगे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, तो वो होती है स्त्री के अंडाणु। स्त्रियां जो होती है उनके जो अंडाणु होते हैं, जो अंडाशय में पाए जाते हैं, वो स्त्री के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है स्त्री के अंडाणु, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पुरुष के शुक्राणु। अब बात करेंगे मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। आपके दिमाग में एक विचार आया होगा कि लंबी और बड़ी में क्या अंतर है। अभी तो बता दिए बड़ी कौन सी है। तो देखिए, लंबी और बड़ी में अंतर होता है। जैसे ताजमहल बड़ा है और लाल किला बड़ा है, ठीक है, ये दोनों बड़े हो गए, लेकिन कुतुब मीनार लंबा है। कैसा है? कुतुब मीनार लंबा है। तो बड़ा और लंबा में अंतर होता है। तो बड़ा समझ गए, छोटा समझ गए, अब लंबा समझ लेते हैं। तो मानव में जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है हमारे न्यूरॉन की। न्यूरॉन क्या होता है? जैसे ये हमारा सिर है, सिर के अंदर ये ब्रेन है, और ब्रेन के अंदर न्यूरॉन पाया जाता है, जो हमें बाहरी सूचनाओं को, हमारे ब्रेन को देता है। बाहरी सूचनाएं जो ब्रेन को देता है वो कहलाता है न्यूरॉन। और न्यूरॉन एक प्रकार से कोशिका होती है। तो न्यूरॉन की जो कोशिका होती है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अब अगर बात करें कि विभाजन रहित,
यानी कि शरीर का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें कोशिका विभाजन ही नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता है। और देखिए विभाजन का मतलब समझ लीजिए, विभाजन का मतलब बांटना नहीं है, वैसे विभाजन का मतलब बांटना ही होता है, लेकिन यहाँ पर विभाजन का मतलब बांटना नहीं है। यहाँ पर विभाजन का मतलब है कि एक कोशिका से दो कोशिकाएं उत्पन्न होना, और जिससे कोशिका उत्पन्न हुई है वो अपने स्थान पर बनी रहे, और जो दो कोशिका उत्पन्न हुई है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लें जहां पर उन्हें आवश्यकता हो पूरे शरीर में, ठीक है। तो कोशिका विभाजन हमारे न्यूरॉन में नहीं होता है, ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन है उसमें कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन नहीं होता। इसीलिए आपने देखा होगा रोड पर चलते हुए वाहनों में जो चालक होते हैं वो अगर हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं तो पुलिस वाले उन्हें मारते भी हैं और बाद में उनका चालान भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर तुम्हारे हाथ में चोट लगी तो ठीक हो जाएगी, पैर में लगी ठीक हो जाएगी, शरीर में लगी ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर ब्रेन में चोट लग गई यानी कि न्यूरॉन में चोट पहुंच गई तो आपको डॉक्टर भी बचा नहीं सकता। अगर ऊपर वाले ढांचे में लगेगी तो ठीक हो जाएगी, यहाँ सेल डिवीजन हो जाता है। ब्रेन में लग गई तो ब्रेन में भी सेल डिवीजन होता है, वहां भी ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर ब्रेन को फाड़ कर चोट पहुंच गई न्यूरॉन में तो न्यूरॉन में नो सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन नहीं होता और आपको डॉक्टर भी बचा नहीं पाएगा। तो विभाजन रहित न्यूरॉन होता है। अब अगर बात करें कि सबसे तेज सेल डिवीजन कहां होता है यानी कि कोशिका विभाजन कहां होता है, तो वो हमारे होता है लीवर में। लीवर क्या है? लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो हमारे समस्त शरीर को कंट्रोल में रखती है, उसे लेके चलती है। और लीवर में इतनी तेज कोशिका विभाजन होता है कि अगर उसे हम चाकू से काट भी देंगे तब भी उसमें कोशिका विभाजन हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे समझाते हैं कोशिकांग। तो चलिए अब हम अध्ययन करते हैं कोशिकांगों को, ठीक है। कोशिकांग क्या होते हैं? कोशिका के सभी अंग कोशिकांग कहलाते हैं, ठीक है, जो कोशिका के अंदर होते हैं, ठीक है। तो चलिए नंबर 1 पर है कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली, जिसे इंग्लिश में मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में मेम्ब्रेन कहते हैं। और कोशिका झिल्ली का एक दूसरा भी नाम होता है, वो होता है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। तो आप क्लियर? अब आप सोचिए प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, बात एक ही है। इसे इंग्लिश में कहते हैं मेम्ब्रेन। और ये पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है, ठीक है। ये प्रोटीन का बना होता है और कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। अब हम बात करेंगे झिल्ली होती क्या। देखिए जब आप मार्केट जाते हैं तो अदरक, धनिया, पुदीना, लहसुन, प्याज, आलू जो भी लेते हैं तो क्या वो हाथ में पकड़ के घर पे ले आते हैं? नहीं ना लाते हैं। तो उसको रखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक पॉलीथीन चाहिए होती है या एक बैग लेके जाते हैं घर से, झोला वगैरह, उसमें सब्जी रखते हैं तब लेकर के लिए आते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार कोशिका के जितने भी अंग हैं वो जिस झिल्ली में रहते हैं उसे ही कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अब ये झिल्ली क्यों होती है? ये झिल्ली इसलिए होती है ताकि कोशिका के अंग जो है वो आपस में टकराए ना, विस्फोट ना हो और हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो या किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचाए, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में मेम्ब्रेन कहते हैं, इसी को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और ये अगर बात करें ये बनी किसकी होती है तो ये प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। 20 अमीनो अम्ल मिलकर के एक प्रोटीन बनाता है, उसी प्रोटीन की ये कोशिका झिल्ली जो है वो बनी होती है। किसकी? प्रोटीन की बनी होती है। और कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं, ठीक है। और ये प्लांट एवं एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है, ठीक है। देखिए ये हो गई हमारी झिल्ली, ठीक है। ये क्या हो गई? झिल्ली। कोशिका के सभी अंग इसी में रहेंगे। अभी हम स्टेप बाय स्टेप इसमें रखते जाएंगे। नंबर 2 है कोशिका भित्ति। भित्ति क्या होता है? देखिए कोशिका जो भित्ति होती है उसे सेल वॉल कहते हैं। वॉल चाहिए आप समझ गए होंगे, मतलब दीवार जो उसे रक्षा प्रदान करे या सुरक्षा प्रदान करे या आकार प्रदान करे, ठीक है। दीवार, हमारे घर में दीवार क्या होती है, क्यों होती है? क्योंकि वो हमें रक्षा प्रदान करती है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। और ये ओनली इन प्लांटिया केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो है वो केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, प्लांट सेल में पाई जाती है, ठीक है। ये सेलुलोज का बना होता है। अगर बात करें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो ये सेलुलोज की बनी होती है। और ये क्या करती है? ये सुरक्षा एवं आकार प्रदान करती है। देखिए हमारे शरीर पे अगर त्वचा ना हो तो शरीर का आकार कैसा होगा, दिखने में कैसा लगेगा? कोई भी लाइक करेगा, बाबू सोना का चक्कर चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये त्वचा अगर ना हो तो शरीर का आकार बेकार, और अगर ये त्वचा ही ना हो तो हमारे शरीर की रक्षा कौन करेगा? गर्मी होगी, सर्दी होगी, जो भी होगा, धूप होगी, छांव होगी, उससे रक्षा कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो ये त्वचा क्या करती है? हमें आकार भी प्रदान करती है और हमारी रक्षा भी करती है। तो देखिए ये सुरक्षा भी करती है और आकार भी प्रदान करती है। कौन? कोशिका भित्ति। लेकिन ये केवल पेड़ों में ही होती है। पेड़ों की जो ऊपर वाली छाल नहीं होती जो हम लोग छील देते हैं उसी को कहते हैं कोशिका भित्ति। ये इस तरीके से होती है।
इस तरीके से, ठीक है। ये जो पेड़ों के ऊपर जो छाल होती है उसे ही कोशिका भित्ति कहते हैं। ये सेल्यूलोज का बना होता है, सुरक्षा एवं आकार प्रदान करता है। कोशिका भित्ति क्लियर हो गई। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली एक ही बात होती है, ये प्रोटीन का बना होता है, इसमें कोशिका के सभी अंग रहते हैं। इतनी क्लियर हो गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में आगे समझाते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। नंबर 3 पे है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इंग्लिश शब्द है, ठीक है। कुछ बच्चों को लगता है कि हिंदी में ही माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ऐसा नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश शब्द है, इसे हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका, ठीक है। अगर पूछेगा कभी ना कभी पूछता है कि इसकी खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो अल्टमैन ने की थी। अगर पूछेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो अल्टमैन ने की थी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, देखिए बच्चा जानता है, हर स्टूडेंट जानता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे शरीर का पावर हाउस बोला जाता है, ठीक है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से और क्यों और कैसे हमारे शरीर का पावर हाउस कहलाता है, वो डाउट आपके मन में बने रहते होंगे। चलिए आज क्लियर कर लेते हैं। देखिए जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है, श्वसन हम मतलब सांस लेते हैं, तो सांस में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। कहाँ से लेते हैं, सांस छिद्र द्वारा। कौन से हैं, एक तो नाक के दोनों हो गए, एक मुंह हो गया, दो ही है हमारे शरीर में सांस छिद्र, ठीक है। तो हम सांस लिए, हम नाक से लिए, मुंह से लिए, अलग बात है। सांस लिए, सांस में जैसे हमने ऑक्सीजन ली और वो ऑक्सीजन हमारे सांसनाल द्वारा हमारे लंग्स में यानी कि फेफड़ों में पहुंची, तो फेफड़ों के गेट पर एक व्यक्ति बैठा रहता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है, हीमोग्लोबिन। तो जैसे हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे ही हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को तुरंत पकड़ लेता है, तुरंत छीन लेता है और सीधे भागता हुआ चला जाता है। और कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये कोशिकांग है। क्या है, कोशिकांग है, यानी कि कोशिका का ही एक अंग है। तो सीधे भाग के ले जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उस ऑक्सीजन को लेने के बाद में एक क्रेब्स चक्र चलाता है, गोल गोल चेन घुमाता है, ठीक है। चेन घुमाता है, जैसे आप गन्ने का कोलू देखे हैं, गन्ना जब पेरते हैं तो कोलू घुमाते हैं ना, गोल गोल घुमाने के बाद में उसमें से क्या निकलता है, जूस निकलता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने सांस ली, सांस में ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन जैसे फेफड़ों तक पहुंची, उसको तुरंत वहां से हीमोग्लोबिन ने उठा लिया और भाग के दौड़ के गया, और कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और माइटोकॉन्ड्रिया को दे दिया। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, उस क्रेब्स को चलाया, चेन चलाई है कोलू की तरीके से। उस क्रेब्स से चलने के बाद जैसे गन्ने से जूस निकलता है, वैसे उस क्रेब्स के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में से क्या निकलता है, देखिए जैसे श्वसन से क्रेब्स से क्या निकलता है, 38 एटीपी निकलते हैं। क्या निकलते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद जब माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन मिलती है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स चेन चलाती है, उसमें से 38 एटीपी निकलते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एक कार्बनिक यौगिक होता है, जो शरीर में ऊर्जा की कमी होने पर अपने आप को विभाजित करके तुरंत ऊर्जा की पूर्ति कर देता है, ठीक है। तो 38 एटीपी निकलते हैं। वो एटीपी क्या करते हैं, 38 एटीपी मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। उस ग्लूकोज से हमारे शरीर को ऊर्जा यानी कि पावर मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर का पावर हाउस कहलाता है। किस तरीके से, हमने सांस ली, सांस में ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन को फेफड़ों के द्वार से हीमोग्लोबिन ने उठा लिया। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन हमारे खून में पाया जाता है, ठीक है। तो खून हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में होता है, तो हीमोग्लोबिन भी होता है। तो हीमोग्लोबिन ने लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया को दिया, माइटोकॉन्ड्रिया ने चेन क्रेब्स चलाया, क्रेब्स चलाने के बाद में क्या हुआ, उसे 38 एटीपी निकले। 38 एटीपी ने क्या किया, मिलकर के ग्लूकोज बनाया, और ग्लूकोज ने क्या किया, हमारे शरीर को ऊर्जा दिया। इसे एक चीज और बोलते हैं, इसे बोलते हैं आंतरिक दीवार। क्या बोलते हैं, आंतरिक दीवार। माइटोकॉन्ड्रिया को आंतरिक दीवार भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आंतरिक दीवार का मतलब ये अंदर से मजबूती देता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा ना बनाए, हमारे शरीर को ऊर्जा ना मिले, तो हमारे शरीर की रक्षा कौन करेगा, पावर कौन देगा, तो इसे आंतरिक दीवार भी बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर। अगला नंबर है गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी क्या होता है, ये हम अभी आपको बताएंगे। देखिए गाल्जी बॉडी की अगर पूछता है कि खोज किसने की, कभी कभी पूछ देते हैं, तो गाल्जी बॉडी की जो खोज की थी वो कैमिलो गाल्जी ने की थी। गाल्जी बॉडी की खोज किसने की, कैमिलो गाल्जी ने की, ठीक है। और ये क्या करता है, ये केवल परिवहन करता है। क्या करता है, केवल परिवहन करता है। देखिए किस तरीके से, अभी हमने आपको बताया था कि गाल्जी बॉडी जो है वो क्या करता है, परिवहन करता है। किस तरीके से, अभी हमने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जब वहां पहुंचता है तो हीमोग्लोबिन जब पहुंचता है ऑक्सीजन लेकर के, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स चक्र चलाता है। क्रेब्स चक्र चलाने के बाद वो 38 एटीपी निकालते हैं, जिससे कि हमें वो ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये एक बात बताइए, मनुष्य का जो अंग काम कर रहा होता है उसी की तो ऊर्जा खत्म होती है। जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारे कौन सा अंग चल रहा है, जीभ चल रही है, तो हमारे जीभ का पावर खत्म हो रहा है। जो व्यक्ति रनिंग करता है उसके पैरों का पावर खत्म होता है। जो व्यक्ति बोझा उठाता है उसके हाथों का पावर खत्म होता है। कभी सोचा है कि पूरे शरीर का पावर एक साथ में खत्म हो जाए, नहीं होता है। अगर हाथ से काम करेगा तो हाथ का पावर खत्म होगा, जीभ से करेगा तो जीभ का खत्म होगा, पैर से करेगा तो पैरों का खत्म होगा, ठीक है। लेकिन फिर ऐसा भी नहीं होता है कि कभी देखा हो आपने
कि अगर हमारे जीभ की पावर समाप्त हो गई तो हमारी जीभ चलना बंद हो जाए। कभी होता है, जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, अभी हमारी जीभ चल रही है, अगर इसकी पावर खत्म हो गई तो ये गल 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 ऐसे करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? क्योंकि एक गाल्जी बॉडी नामक का जो कोशिकांग होता है, ये क्या करता है, ये कोशिक जिस अंग शरीर का जो अंग चल रहा होता है, जिसमें ऊर्जा खत्म हो रही होती है, और जिस अंग में ऊर्जा, पूरे शरीर में ऊर्जा स्टोर होकर रखी होती है, जिस अंग में क्या, पूरे शरीर में ऊर्जा होती है, जिससे कि सब अंग चलते हैं, ठीक है। तो जहां ऊर्जा की ज्यादा खपत होती है, जहां ऊर्जा समाप्त होने लगती है, ये गाल्जी बॉडी, इसीलिए इसको परिवहन बोलते हैं। ये गाल्जी बॉडी क्या करता है, वहां से ऊर्जा ला ला कर उस अंग को देता है जो उस समय काम कर रहा होता है। जैसे इस समय हमारी जीभ काम कर रही है, तो गाल्जी बॉडी हमारे शरीर के अंदर दौड़ रहा होगा, और पैरों से, हाथों से, पेट से, ब्रेन से, सबसे ऊर्जा ला ला कर हमारी जीभ को दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि जीभ इस समय ऊर्जा का समापन कर रहा है, ठीक। ऊर्जा सबसे ज्यादा कौन खर्च कर रहा है? जीभ खर्च कर रहा है। और इसीलिए जब भी शरीर में थकान आती है तो पूरे शरीर में आती है। कभी सुना है कोई कहे हमारा हाथ थक गया पूरा बॉडी नहीं थका, या हम कहे हमारी जीभ थक गई पूरा बॉडी नहीं थका, या कोई कहे हमारा पैर थक गया पूरा बॉडी नहीं थका? ऐसा नहीं होता है। शरीर जब भी थकेगा तो पूरी बॉडी थकेगी। ऐसा नहीं कि जीभ या हाथ या पैर थक जाए। क्यों? क्योंकि शरीर तब तक चलता रहेगा जब तक शरीर के एक एक कोने में भी ऊर्जा बची रहेगी, तब तक शरीर चलता रहेगा, क्योंकि गाल्जी बॉडी वहां से ढो ढो कर उस अंग को देता रहेगा जो अंग चलता है, ठीक है। तो जब पूरे शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है तब शरीर में थकान आती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जीभ चल रही है तो जीभ में ही थकान हो जाए। इतनी बात क्लियर हो गई। अगला है रसधानी। रसधानी क्या होता है? देखिए, रसधानी जो है उसको इंग्लिश में वोकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वोकल्स, ठीक है। ये काम क्या करता है? ये केवल जल संग्रह करता है। क्या करता है? जल संग्रह करता है। जल संग्रह का मतलब होता है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 70% पानी ही पानी है। हमारा शरीर जो बना है उसमें 70% पानी ही पानी है, 30% में अन्य तत्व और विटामिन, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट और जो भी है सब है, ठीक है। तो 70% पानी में ये पानी रहता कहाँ है? हमें दिखाई क्यों नहीं देता? कहाँ चला जाता है? देखिए, शरीर को कोई भी पुर्जा आप हलाइए, ठीक है, पानी हिलता है? नहीं हिलता है। तो ये पानी कहाँ रहता है? ये पानी कुछ तो रहता है कोशिका के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पर कोशिका के अंदर कुछ पानी रहता है, और कुछ पानी कोशिका का एक अंग होता है न्यूक्लियस, जो भी आगे आएगा उसके अंदर रहता है, ठीक है। तो कोशिकाओं के अंदर पानी जो भरा रहता है, ठीक है, और जो उस पानी को रखता है उसे हम बोलते हैं रसधानी, ठीक है। और इसे ये क्या करता है? जल संग्रह, यानी कि पानी को स्टोर करके रखता है। किसको? पानी को स्टोर करके रखता है, इसलिए इसे जल संग्रह बोलते हैं। संग्रह का मतलब होता है पानी को स्टोर करना। जिसका संग्रह हो, जल संग्रह हो, वायु संग्रह हो, कोई भी संग्रह हो, संग्रह का मतलब है उसे स्टोर करके रख लेना, ठीक है। तो जैसे हम इनको भी रख देते हैं, गाल्जी बॉडी है उसे भी रख देते हैं, रसधानी है, वोकल्स, उसे भी रख देते हैं, ठीक है। इतनी बात आपके क्लियर हो गई। जब अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझाते हैं। चलिए, इसके आगे हम समझते हैं नंबर 6 और 7, ठीक है। तो देखिए, पीछे जो हम समझा दिए थे वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पहले तो हम इनको सजा देते हैं। अगला है हमारा तारक काय। क्या है? तारक काय। तारक काय को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। इसे रख देते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम को हम सजा दिए, ठीक है। अगला है तारक काय। तारक काय को हिंदी में कहते हैं, वो इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। अगर पूछेगा कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज बोबरी ने की थी। किसने की थी? बोबरी ने की थी। ये करता क्या है, होता क्या है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो तारक काय जो है वो केवल सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन करता है, ठीक है। तारक काय क्या करता है? केवल सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन करता है। जैसे कि पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण का मतलब क्या होता है? विभाजन करना, यानी कि उसका निर्माण करना, जन्म होना, ठीक है। तो ये पुनर्निर्माण करता है किसका? कोशिका विभाजन का, ठीक है। तो देखिए कि कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो एक है केवल लीवर, ठीक है। कहाँ होता है? लीवर। अभी हम आपको बताए थे, जब कोशिका के बारे में डिफिनेशन पढ़ा रहे थे तब बताए थे कि सबसे तेज जो सेल डिवीजन होता है यानी कि कोशिका विभाजन होता है वो होता है हमारे लीवर में। लीवर क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। सबसे ज्यादा लीवर में कोशिका विभाजन होता है, ताकि उसे चाकू से काट भी देंगे तो वो फिर से ठीक हो जाएगा, ठीक है। इतनी तेजी से उसमें कोशिका विभाजन होता है। आप लोगों ने सुना होगा एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है कैंसर। कैंसर क्या होता है? कैंसर कोई बीमारी नहीं होती है, जहां जिस अंग में ज्यादा सेल डिवीजन हो जाएगा, मतलब
जरूरत से ज्यादा कोशिका विभाजन ही कैंसर कहलाता है। जब जरूरत से ज्यादा सेल डिवीजन हो जाएगा यानी कि कोशिका विभाजन हो जाएगा तो वो कैंसर का रूप ले लेगा, ठीक है। इसलिए कैंसर कोई बीमारी नहीं होती। अब आपके एक मन में विचार आया होगा कि अभी आपने बताया था कि ब्रेन में यानी कि न्यूरॉन में तो सेल डिवीजन होता ही नहीं है, तो ब्रेन में फिर कैंसर कैसे होता है? बोलते हैं ना ब्रेन ट्यूमर जिसे, वो कैंसर ही होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। पुनर्निर्माण कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। और कहाँ नहीं होता है? तो ब्रेन में यानी कि न्यूरॉन में नहीं होता है। ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन पाया जाता है उसमें क्या नहीं होता? सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन नहीं होता है। तब एक बात बताइए, तब ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर क्यों बन जाता है? तो सुनिए, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन पाया जाता है और न्यूरॉन के अंदर 10%, कितने परसेंट? 10% ग्लियल सेल, ग्लियल सेल, ठीक, 10% ग्लियल सेल पाए जाते हैं। उस 10% ग्लियल सेल में ये तारक काय उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? तारक काय। ब्रेन जो है, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन है और न्यूरॉन के अंदर 10% ग्लियल सेल उपस्थित होता है। उस ग्लियल सेल में तारक काय उपस्थित होता है। अब बताइए तारक काय का काम क्या है? कोशिका विभाजन करना। अच्छा, अब न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है लेकिन न्यूरॉन के अंदर ग्लियल सेल 10% उपस्थित होता है। उस ग्लियल सेल में तारक काय उपस्थित होता है। तो तारक काय क्या करता है? कोशिका विभाजन। तब जब उसमें 10% में तारक काय उपस्थित होता है तो ये ब्रेन यानी कि न्यूरॉन के अंदर सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन कर देगा, तब वो ब्रेन ट्यूमर का नाम यानी कि कैंसर का नाम ले लेगा, ठीक है। इस तरीके से ब्रेन ट्यूमर यानी कि ब्रेन में भी कैंसर, न्यूरॉन में कैंसर हो जाता है कभी कभी। जब 10% ग्लियल सेल में उपस्थित तारक काय ज्यादा सेल डिवीजन कर देता है तब वो कैंसर का रूप ले लेता है। इतने क्लियर? चलिए आगे समझते हैं। नंबर अगला है हमारा अंतःप्रदब्बी जालिका। अंतःप्रदब्य जालिका जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अंतःप्रदब्य जालिका क्या होती है ये हम आपको बता दें। अंतःप्रदब्य देखिए, जब आप मकान बनाते हैं तो मकान के अंदर आप या तो पिलर या दीवार खड़ी करते हैं ताकि उस मकान की अंदर से मजबूती बनी रहे। क्या बनी रहे? मजबूती बनी रहे और कोई भी व्यक्ति इस कमरे से उस कमरे में न जा पाए, उस कमरे से इस कमरे में न जा पाए। तो इसी प्रकार से कोशिका के अंदर इस तरीके से ऐसे ये सब जाली बनी होती है। क्या बनी होती है? जाली। जाली से ये जो अंग हैं कोशिका के, ये अपने अपने घरों में ही बने रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते नहीं है, भिड़ते नहीं हैं, एक दूसरे के संपर्क में नहीं जा पाते हैं। उसी को हम अंतःप्रदब्बी जालिका कहते हैं। मतलब कोशिका के अंदर जो जाली बनी होती है जिसके जरिए सारे कोशिकांग उस जाली में अपने अपने स्थान पर बने रहते हैं, उसी को अंतः क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोशिका के अंदर होती है, तो अंतःप्रदब्य जालिका कहते हैं, ठीक है। अब ये अंतःप्रदब्य जालिका जो होती है ये करती क्या है, चलिए समझते हैं। ये देखो आंतरिक कंकाल होता है। कंकाल का मतलब होता है कि जो जिससे कोई चीज बनी हो, जो शरीर हमारा कंकाल से बना है, हड्डियों से, ठीक है। तो ये कोशिका जो एंडोप्लाज्मिक जालिका से बनी होती है इसे अंतःप्रदब्य कंकाल कहते हैं, ठीक है। कंकाल का ही काम करती है, अंदर मजबूती देती है, तो अंतःप्रदब्य आंतरिक कंकाल कहलाती है, ठीक है। जो अंतःप्रदब्य जालिका होती है वो आंतरिक कंकाल कहलाती है। दूसरा काम होता है इसकी आंतरिक सहायता करना। अब एक बात बताइए, हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से। कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग और अंग से शरीर, ठीक है। अब हमारे शरीर में जो मेन पार्ट है यानी कि हमारा शरीर किससे खड़ा है, किससे बना है और किसके बल पर खड़ा है? कंकाल के बल पर ही खड़ा है ना, कंकाल ही तो है मेन हमारा शरीर का। तो आंतरिक सहायता हमें अंदर से सहायता कौन देता है? कंकाल। हर काम हमारी कंकाल ही करवाती है, ठीक है। त्वचा नहीं करवा पाएगी, ठीक है, और ये अंग नहीं कर पाएंगे। अगर कंकाल ना हो तो हम कोई काम कर नहीं पाएंगे। तो आंतरिक सहायता प्रदान करती है कौन? अंतःप्रदब्य जालिका। क्यों? क्योंकि ये कोई भी अंग एक दूसरे से लड़े ना, एक दूसरे के घर में अटैक ना करें, इसीलिए ये आंतरिक सहायता भी प्रदान करती है। और ये अंतःप्रदब्य जो जालिका होती है ये दो प्रकार की होती है, जिसे बोलते हैं, एक वसा का निर्माण करती है, एक प्रोटीन का निर्माण करती है। दो प्रकार की कैसी होती है जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। एक हिस्सा जो इसका होता है वो चिकना होता है, एक हिस्सा खुरदुरा होता है, ठीक है। जो चिकना वाला हिस्सा होता है उसे स्मूथ कहते हैं, ठीक है। जो चिकना वाला हिस्सा होता है उसे स्मूथ कहते हैं और जो खुरदुरा होता है उसे रफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रफ कहते हैं, ठीक है। और ये खुरदुरा वाला जो हिस्सा होता है ये राइबोसोम का निर्माण करता है। और आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये किसका निर्माण, ये खुरदुरा हिस्सा क्या कहलाता है? राइबोसोम। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है ना, तो प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है। आप पढ़े होंगे बायोलॉजी के अंतर्गत कि हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो वो राइबोसोम करता है। तो एक हिस्सा जो खुरदुरा होता है वो राइबोसोम कहलाता है क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। और जो चिकना वाला जो भाग होता है उसे स्मूथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वसा का निर्माण करता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वसा को क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है। वसा चिकनी चर्बी, उसका निर्माण ये करता है कौन? स्मूथ, ठीक है। तो देखिए स्मूथ यार ये वसा का निर्माण करता है।
रफ ईआर ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ये रहा रफ ईआर, ये राइबोसोम का निर्माण करता है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण कर देता है, ठीक है। ये चिकना वाला भाग है, ये स्मूथ कहलाएगा, ये केवल वसा यानी कि कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। इतनी बात आप समझ गए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, वो आपका सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे समझाते हैं। चलिए आगे समझते हैं। अगला नंबर है नंबर 8, जिसका नाम है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। देखिए अभी हमने इससे पीछे जो नंबर पढ़ाया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतः प्रदव्य जालिका, उसमें हमने आपको उसके दो भाग बताए थे, एक रफ भाग और एक स्मूथ भाग। स्मूथ वाला वसा का निर्माण करता है, रफ वाला प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन रफ वाला जो भाग था वो तो चिकना होता है, जो प्रोटीन वाला होता है वो खुरदुरा होता है, उस पर लिखा था राइबोसोम, ठीक है। क्या लिखा था? राइबोसोम। और हमने आपको बताया था कि राइबोसोम जो होता है वही प्रोटीन का निर्माण करता है। बाकी आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, इतना तो जानते होंगे कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो अब हमारा नंबर भी आ गया, यानी कि कोशिकांग भी आ गया राइबोसोम, इसे रख देते हैं, ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करता है। अगर पहले समझिए, राइबोसोम अगर पूछेगा कि राइबोसोम की खोज किसने की, तो पैलेडे ने की थी। किसने की थी? पैलेडे ने की थी, ठीक है। राइबोसोम करता क्या है? तो राइबोसोम, देखिए राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। अभी हमने आपको पीछे बताया था कि राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। और तो इसे इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि राइबोसोम जो है वो कितने प्रकार का होता है और कहाँ पाया जाता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है और कहाँ पाया जाता है? तो देखिए राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक होता है 70S, एक होता है 80S। एक होता है 70S, एक होता है 80S। 70S 80S इसे पहचानने का प्रतीक होता है। जो 70S होता है ये इतना छोटा होता है कि ये बिना माइक्रोस्कोप के देखा नहीं जा सकता। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो बिना माइक्रोस्कोप के न देखे जाएं वो 70S राइबोसोम कहलाते हैं, या जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है वो 70S राइबोसोम कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? 70S माइक्रोस्कोप वो राइबोसोम कहलाते हैं। अब बात करेंगे 80S की, तो जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग न किया जाए, जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग न किया जाए वो 80S कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 80S राइबोसोम कहलाते हैं। तो राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन से? 70S और 80S। बात करेंगे 70S की, तो जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है वो 70S राइबोसोम कहलाते हैं, ठीक है। ये इतने छोटे होते हैं कि नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। बात करेंगे ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आएंगे 80S पे, तो जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग न किया जाए उन्हें 80S राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिन्हें नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। अगर बात करें कि ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी कि हम लोगों में, जंतु कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। जो 70S होते हैं उन्हें बोलते हैं सेडमेंटेशन। क्या बोलते हैं? सेडमेंटेशन। और जो 80S होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट, ठीक है। तो आप समझ गए, क्या समझे कि बे राइबोसोम जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है उन्हें 70S राइबोसोम कहते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और बे राइबोसोम जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग नहीं किया जाता वो 80S राइबोसोम कहलाते हैं, और वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अगला नंबर है केंद्रक। क्या है? केंद्रक। केंद्रक को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अगर पूछे कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? सर्वप्रथम न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है, और न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ऐसा मत कीजिएगा कि कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने और न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट हुक ने, नहीं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। और ये करता क्या है? ये पूरी कोशिका को कंट्रोल में रखता है, ठीक है। कहाँ पर रहता है? यहाँ पर रहेगा इस तरीके से, ठीक है। ये पूरी कोशिका को कंट्रोल में रखता है, इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ सेल, कंट्रोल ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ यानी कि कोशिका का ब्रेन भी बोलते हैं और कोशिका का कंट्रोलर भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोशिका का कंट्रोलर कौन होता है? न्यूक्लियस।
कोशिका का ब्रेन कौन होता है? न्यूक्लियस। किस तरीके से, वो हम आपको बताएं। देखिए, एक विद्यालय होता है, विद्यालय का जो न्यूक्लियस होता है वो कौन कहलाता है? एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल पूरे विद्यालय को देख कर चलता है। उसमें कोई बना बिगड़ी या कोई ऐसा उटपटांग बात होती है तो उसकी जिम्मेवारी किसके हाथों में होती है? प्रिंसिपल के हाथों में होती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे, जैसे हमारा देश है, ठीक है, हम भारतवासी हैं, भारत का जो सेंटर है वो कहाँ है? दिल्ली में। और उसका जो सेंटर मैन है वो कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश को एक पूरी देखभाल करके और लेके चलते हैं। पूरे देश को चलाने वाले कौन है? सेंटर मैन है वो। ठीक है, तो इसी तरीके से कोशिका को, जो पूरी कोशिका को देखभाल कर चलता है, संभालता है, उसे चला के चलता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। इसे बोलते हैं केंद्रक, सेंटर। क्या बोलते हैं? केंद्रक। ठीक है, तो पूरी कोशिका को संभाल के देखकर और अपनी अपनी जगह पर रहने के लिए और सबको अपना अपना काम बताने के लिए कौन काम करता है? न्यूक्लियस। ये किसका, इसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसे कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं, कोशिका का कंट्रोलर भी कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका को कंट्रोल में भी रखता है, सबको दबा के धमका के रखता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाओ, गाल्जी बॉडी प्रेरण करो, वैकुल पानी रखो, सेंट्रोसोम निर्माण करो, ईआर तुम रक्षा करो, ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन बनाओ, सबको कहेगा अपने अपना काम करने के लिए। तो इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ सेल, कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि इस केंद्रक में होता क्या क्या है, तो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बार सोचा कि साला कोशिका जो है वो हमारे जीवन की मौलिक इकाई है, लेकिन इस कोशिका के अंदर क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक सुई, तो अब हमने यहाँ पे सुई भोंक दी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 4-5 कोशिकाएं तो निकल ही आएंगी। सुई यहाँ पर लगाओ, सुई लगाने के बाद में आपके 4-5 कोशिकाएं निकल आएंगी। उस कोशिका में से उन्होंने उस कोशिका को फाड़ के और उसके अंदर से न्यूक्लियस को खींच लिया। न्यूक्लियस को खींचा और उसे फाड़ा, तो उसमें से क्या निकला? उसमें से 80% प्रोटीन निकले, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, और राइबोसोम और केंद्रक को निकाला तो उसमें भी 80% प्रोटीन निकले और 10% में डीएनए निकले। 80% क्या निकला? प्रोटीन निकला, और 10% क्या निकला? डीएनए निकला। किसमें? केंद्रक में। ठीक है, और इसी केंद्रक को हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ब्रेन ऑफ सेल, कंट्रोलर ऑफ सेल। ठीक है, अब बात करेंगे कि इस न्यूक्लियस में होता क्या क्या है। तो एक तो हम बता दिए, इसमें 80% प्रोटीन होता है, 10% डीएनए होता है। लेकिन जब उन्होंने इस न्यूक्लियस को फाड़ा था तो उसमें से 2 पदार्थ और निकले थे। उनमें से एक था क्रोमोसोम, जिसे बोलते हैं गुणसूत्र। क्रोमोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, जो होता है लड़कियों में XX, लड़कों में XY। ठीक है, क्या होता है? XX और XY, उसे बोलते हैं क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र। तो उसमें से गुणसूत्र निकले थे, और क्या निकला था? डीएनए निकला था और आरएनए निकला था। क्या निकला था? डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि जो क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए ये होते हैं, ये कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। चलिए अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझाते हैं। चलिए इसके आगे समझते हैं। अगला नंबर हमारा है 10 नंबर, लाइसोसोम। इसे पहले रख देते हैं। ठीक है, लाइसोसोम रख दिया हमने। लाइसोसोम को अगर पूछे कि इसकी खोज किसने की थी, तो वो डी दुबे ने की थी। कितने? डी दुबे ने की थी। किसकी? लाइसोसोम की। लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने की थी। और ये होता क्या है? लाइसोसोम हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है तो ये कोशिकांग है, लेकिन हमारे जीवन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर ये ना हो तो हमारे शरीर की एक तरीके से दुर्दशा हो जाएगी। कैसे? आइए समझते हैं। देखिए, लाइसोसोम जो होता है वो, उसकी अगर खोज पूछे तो डी दुबे ने की थी। किसने की थी? डी दुबे ने की थी। ठीक है, लाइसोसोम के अंदर एक जल अपघटक एंजाइम होता है। क्या होता है? लाइसोसोम के अंदर एक जल अपघटक एंजाइम होता है, जिसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। ये एंजाइम करता क्या है? ये कोशिकीय पाचन करता है। देखिए, ये हमने ऐसे मार दिया। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 10-12 कोशिकाएं मर गई होंगी। अब वो मरी हुई कोशिका क्या यहीं पर पड़ी रहेंगी? अगर यहीं पर पड़ी रहेंगी तो सड़ेंगी, गलेंगी, बदबू आएगी हमारे शरीर से। लेकिन कभी देखा है हमारे शरीर से बदबू आती है? नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो कोशिकाएं मर तो जाती हैं, लेकिन मरने के बाद लाइसोसोम जो होता है वो तुरंत उस मरी हुई कोशिकाओं का पाचन कर देता है, उसे जला के राख करके उड़ा देता है। कैसे? इसीलिए इसे
कोशिकीय पाचन कहते हैं। जो जिसका पाचन करेगा, उसे नष्ट करेगा, वो उसका पाचन कहलाएगा। इसीलिए ये कोशिका का पाचन करता है, तो ये कोशिकीय पाचन कहलाता है। किस तरीके से? हमने यहाँ पर मार दिया, अब कोशिकाएं मर गई। अब ये मरी हुई कोशिकाओं को लाइसोसोम क्या करेगा? अपना जल अपघटक एंजाइम जो इसके अंदर उपस्थित होता है, जिसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं, वो छिड़क के उन कोशिकाओं को गला के, जला के और राख को धुआं बना के उड़ा देगा। ठीक है, अब वो जगह एकदम क्लीन हो जाएगी। इसीलिए हमारे शरीर से बदबू नहीं आती है। इसीलिए ये हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम है। ये लाइसोसोम जो कोशिकांग है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये ना हो तो वो कोशिकाएं मरी हुई वहीं पड़ी रहेंगी, तो वो बदबू देंगी, जिससे हमारे शरीर से बदबू आने लगेगी। ठीक है, तो जल अपघटक एंजाइम जो होता है वो छिड़क देता है, जिससे कि कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए इसे कोशिकीय पाचन कहते हैं। कभी कभी देखा होगा कि एकदम से जोर से भड़ाक से चोट लग जाती है, जैसे गेट में हाथ चिपा जाता है या चोट लग जाती है। ये अभी कोरोना चला तो पुलिस वाले मारे पिछवाड़ा पर खींच के, ठीक है, यहाँ पे मार दिया तो क्या होता है, मारने के बाद यहाँ पर सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, और एकदम से वहां पर धब्बा काला पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि जब वहां पर उसने डंडा मारा तो मारने के बाद में उसे वहां पर कम से कम करोड़ों की संख्याओं में कोशिकाएं मर गई। अब वो मरी हुई कोशिकाएं वहीं पर पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का जो लाइसोसोम होता है वही मर जाता है। अब जब लाइसोसोम ही मर गया तो उसका जल अपघटक एंजाइम कौन छिड़केगा, उनका पाचन कौन करेगा? तो वो वहीं पर पड़ी रहेंगी। तो इसीलिए वहां से बदबू आती है और धब्बा पड़ जाता है काला, क्योंकि वो कोशिकाओं का वहां पर पाचन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वो सूजन आ जाती है। फिर वो घर में आता है, कहता है देखिए ना पुलिस वाला मारा है, ओ हो बहुत तेज मारा है, ऐसे बोलता है। ठीक है, तो वो क्यों बोलता है? क्योंकि उसके सूजन होती है, काला धब्बा पड़ जाता है, दर्द होता है। ठीक है, फिर घर वाले क्या बोलते हैं, चलिए चलिए कोई बात नहीं है, गर्म पानी से सिकाई कर लीजिए। तो घर वाले क्या करते हैं, उस गर्म पानी से सिकाई करते हैं। तो जब गर्म पानी से सिकाई करते हैं तो सिकाई करने पर वो जख्म क्यों ठीक हो जाता है, वो काला धब्बा क्यों चला जाता है पता है? जब पानी गर्म करके जब उस जगह की सिकाई करते हैं तो जो अगल बगल के आसपास के जो कोशिका होती है, उसका कोशिकाओं का जो कोशिकांग होता है, जिसे लाइसोसोम बोलते हैं, वो ऐसे निकल के झांकेगा। क्या हो गया रे, काहे सेंक रहा है? ठीक है, ऐसे देखेगा। क्यों देखेगा? क्योंकि सिकाई होती है तो वो बगल से निकल के गेट पे आके इसे देखेगा, क्या हो गया, ये काहे सेंक रहा है? तब बताएगा ना, ये पुलिस वाला मारा है, सूजन आ गया है, कोशिका मर गई है। तब कहेगा ओ हो बड़ा गलत किया। तो वो क्या करेगा, अपना जल अपघटक एंजाइम निकाल निकाल के छिड़क देगा, 2-3 बुल्ले ऐसे ऐसे छिड़क देगा। अब वो कोशिकाएं वहां से जलकर राख होने लगेंगी, और पीछे अपनी भी कोशिका को देख लेगा, हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ नहीं है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात, फिर छिड़क देगा। ठीक है, इस तरीके से वो जब छिड़क छिड़क के 10-15 दिन में वो क्या करता है, सारी कोशिकाएं वहां से नष्ट हो जाती है, तो वो सूजन भी कम हो जाती है और वो दाग भी चला जाता है। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जिसे हाइड्रोलाइटिक अम्ल बोलते हैं। ये कोशिका का पाचन करता है, और इसे आत्महत्या गृह की थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम होता है, इसे आत्महत्या गृह की थैली भी यानी कि एटम बम भी कहते हैं। क्यों, वो हम बताते हैं। ये लाइसोसोम है ना, ये कभी कभी क्या करता है, ये जब कोशिकांग है सारे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, ईआर, राइबोसोम, ये सब ऐंठ जाते हैं। मतलब किसी का कोई काम का मन नहीं होता है, सब अपने अपने ऐंठ में बैठे हैं, हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये लाइसोसोम क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बुलाते हैं, यहाँ तो जाएगा, बोले तेरा काम क्या है, ऊर्जा बनाना, काय नहीं बना रहा, मन नहीं है, मन नहीं है, तो ये पकड़ लेगा, उसे खींच लेगा और 2-3 बूंद उसके अंदर जल अपघटक एंजाइम छिड़क देगा, और माइटोकॉन्ड्रिया मर जाएगा। मर गया, अब ऊर्जा कौन बनाएगा, पावर कहां से मिलेगा? तो व्यक्ति क्या कहेगा, साला चक्कर आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया, आज सुबह से चक्कर आ रहा है। चक्कर नहीं आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया मर गया है, ऊर्जा बन ही नहीं रहा, चक्कर तो आएगा, इसीलिए चक्कर आता है। ठीक है, तब वो फिर क्या कहेगा, फिर लाइसोसोम न्यूक्लियस के पास जाएगा, कहेगा ये बाबूजी इन सबको देखेगा, कोई भी काम नहीं कर रहा है ना, तो उसको हमारे पास भेजिएगा, हम उसको 2-3 मार के तुरंत ठीक कर देंगे, नहीं तो साले को जान से मार देंगे। इस तरीके से ये एक तो आत्महत्या हो गया। ठीक है, क्योंकि ये दूसरों को मार देता है, लेकिन आत्महत्या का मतलब होता है जो खुद अपनी हत्या कर ले। तो बात ये होती है कि जब ये सब काम नहीं करते हैं, सब धरना पर उतर जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, ईआर, कोई काम नहीं करता है, तो ये क्या कहेगा पता है, ले ससुरा कोई काम नहीं कर, अभी रुको। ये अपनी थैली खुद फाड़ देता है और अपने अंदर से जल अपघटक एंजाइम निकाल के सबको मार देता है। ठीक है, इसीलिए इसे आत्महत्या का गृह भी कहते हैं, क्योंकि ये जरूरत पड़ने पर जब कोई भी कोशिकांग काम नहीं करता तो ये सबको मार देता है, अपने आप को फाड़ देता है, सबको मार देता है, इसीलिए इसे आत्महत्या गृह भी यानी कि एटम बम भी कहते हैं। अगर बात करें कि लाइसोसोम कहाँ नहीं पाया जाता, तो आरसीबी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरसीबी होता है रेड, आरबीसी होता है, सॉरी
आरबीसी। आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल, यानी कि जो जिन्हें बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, जो हमारे खून में पाई जाती हैं, जिनकी आयु होती है 120 दिन, वो हम आपको रक्त नामक चैप्टर में बताएंगे, चैप्टर बनाएंगे रक्त, ठीक है। उसमें बताएंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेलेट्स, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड सब बता देंगे, ठीक है। तो आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। तो अब अगर बात करें कि जब आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, तो आरबीसी जब 120 दिन बाद जब मरती हैं तो वो कहाँ जाती हैं? तो हमारे पेट में एक साइड में एक झिल्ली होती है जिसे बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं? प्लीहा, स्प्लीन, इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन, हिंदी में बोलता है प्लीहा या तिल्ली। उसमें चली जाती है, उनमें जाकर के उनका वहां पाचन होता रहता है, वो मरती रहती हैं और राख बनकर जलकर धुआं हो जाती हैं। कौन? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो ये कहाँ जाती हैं? ये इनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए या प्लिया या तिल्ली में जो चली जाती हैं, वहां इनका पाचन होता रहता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन कोशिका जो है वो चैप्टर बहुत बड़ा है बच्चों, ठीक है, इसीलिए एक ही भाग में हम पूरा नहीं बता सकते, ठीक है। अभी आप इतना ही समझिए, बाकी का जो है वो हम पार्ट 2 में बनाएंगे, आप उसमें देखिए और समझिए। और हाँ, आपको एक काम करना है कि हमारे देश के जो छात्र हैं, कहना नहीं चाहिए सॉरी, बट कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई में पैसा वादा बनता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो, देश का प्रत्येक बच्चा पढ़ाई कर सके, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लाइव आ सकें, और जिन बच्चों की लाइफ में पैसा वादा बन रहा है उनको निःशुल्क कोचिंग मिल सके, ठीक है। किसकी? हाई स्कूल में साइंस की और इंटर में केमिस्ट्री और बायो की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी, ठीक है। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आपको जो चैप्टर केमिस्ट्री और बायो में चाहिए वो आप कमेंट में बता दीजिए, हम बना देंगे, ठीक है। केमिस्ट्री और बायो से संबंधित कोई भी डाउट हो आप तुरंत कमेंट करिए, हम बना के तैयार करके आपको दे देंगे, ठीक है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर भाग नंबर 2 देखिएगा।